हेलो फ्रेंड्स, द सक्सेस एजुकेशन कैफ़े के एक और स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की डिमांड पे हम एक सिलेबस का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि जो सिलेबस जो नया आया है बिहार एसएससी का, उस पे कोई वीडियो बनाइए। तो हम इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहे हैं। देखिए, हम लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। फॉर्म भरा नहीं कि बहुत सारे बुक उठा के ले आए मार्केट से, क्या लिसेंट, क्या क्राउन, क्या अरिहंत, क्या आर एस अग्रवाल, क्या सगीर अहमद, बहुत सारे बुक प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, लेकिन वो फेल होकर के आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं आपको पता है? ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना था। वो तो बस पढ़ते ही चले गए, मेहनत करते चले गए, लेकिन रिजल्ट जो आया, जो आना चाहिए, जो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी स्टूडेंट का, सफलता, वो नहीं मिली, तो सब कुछ बेकार है। इसलिए ज़्यादा अनाप-शनाप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अनाप-शनाप पर खाना खाएँगे तो बदहज़मी ही होगी, पेट ही खराब होगा। इसलिए अच्छा न्यूट्रिशन लें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, और हमें पता होना चाहिए कि डाइट प्लान क्या है, यानी कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस भी एक डाइट प्लान की तरह है। आजकल देखिए, लोग न्यूट्रिशियंस की सेवा लेते हैं, बहुत से ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो इसी तरह सिलेबस है, जो हमारे स्टूडेंट के लिए सिलेबस ही जो है ना, ये डाइट प्लान है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूर पढ़ना चाहिए, और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो सफलता होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे लिए। जैसे मान लीजिए कि किसी को पटना से दरभंगा जाना है, अपनी गाड़ी से जाना है, तो चलिए, कोई लोग जेपी सेतु से जाते हैं, कोई बोलते हैं नहीं चलो यार गांधी सेतु से चलते हैं, नया बन गया है, कोई ट्रैफिक नहीं होगी, लेकिन वो आगे जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो आपको रास्ते का ज्ञान पहले होना चाहिए कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं, उसमें ट्रैफिक क्या है और कहाँ कहाँ मुश्किल आ सकती है। तो सिलेबस तो उसी तरह से है, और जो बुक्स है वो ट्रैफिक की तरह है। जो ज़्यादा बुक पढ़ेंगे, बहुत सारे बुक पढ़ेंगे, तो आप उस ट्रैफिक में उलझ के रह जाएंगे। इसलिए आपको बुक का भी सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, क्योंकि ये जो हमने क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, जो लास्ट ईयर हुए थे, जो लास्ट ईयर नहीं, मतलब जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे एसएससी का, और उससे जो पहले हुए थे, तो दोनों में जो सिलेबस दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। 99% क्वेश्चन उससे ही आए हैं। तो सिलेबस को देख कर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे चैप्टर हैं, और सबको पढ़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपको सिलेबस के अनुसार ही स्टडी कीजिएगा। तो इसमें हम आपको क्या है कि बताएंगे कि आप हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहिए लगभग। इसमें हम डिटेल में सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये 20 मिनट आप देते हैं ना, तो आपके कई महीने बच जाएंगे। आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, और आपके पास जो बुक्स है, बुक्स तो आपके पास होंगे ही, तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे चैप्टर पढ़ना है, कौन से छोड़ना है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ देखेंगे ना, तो दोनों को मिला करके रिसर्च करेंगे थोड़ा कि इससे ज़्यादा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से कम प्रश्न आए हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, अंदाज़ा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सिलेबस को पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ इस वीडियो में 20 मिनट तक बने रहिए। देखिए, हम थोड़ा सिलेबस पे नज़र मार लेते हैं। ये जो बीएससीसी का रिवाइज सिलेबस है, पहले थोड़ा सा अलग था, उसमें थोड़ा चेंजेस किए हैं। इसमें क्या है कि सिलेबस को जो बांटा गया है ना, खंड ख और खंड ग में बांटा गया है। तो खंड क में है सामान्य अध्ययन, और उसके भी दो पार्ट है, समसामयिक विषय और भारत और उसके पड़ोसी देश। इस तरह खंड ख में है सामान्य विज्ञान एवं गणित, और खंड ग में है मानसिक क्षमता जात, यानी कि रीजनिंग। इसमें वर्बल और नॉर्मल दोनों क्वेश्चन आएंगे। हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको ध्यान से हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो ज़रूर आप इसको देखिए। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन आप पूरा देखिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन में, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता जांच करना है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, यानी कि माइक्रो ऑब्जर्वेशन, तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। शिक्षित व्यक्ति कौन होता है यहाँ पे? तो कम से कम ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट को शिक्षित व्यक्ति माना जा सकता है। वैसे ये कॉपी जो किया है ना, यूपीएससी के लाइन से कॉपी किया है। यूपीएससी से भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि जो ऐसी जानकारी सामान्य अध्ययन मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि जो एक शिक्षित व्यक्ति है, उससे जानकारी की अपेक्षा की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सामान्य अध्ययन। तो इसमें सिलेबस को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, और आपके आसपास कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पड़ोसी देशों में, तो उससे आपका क्या अवेयरनेस है, आप क्या उसमें देख रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो जो बोर्ड को उससे एक्सपेक्टेशन होता है कि आप उसको पढ़ाई करें। जैसे इसमें लिखा हुआ है सूक्ष्म अवलोकन, माइक्रो ऑब्जर्वेशन, यानी कि आसपास के जो दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन आपको करना है। ये नहीं कि आप छोटे छोटे देश में चले जाए कि नाइजीरिया में क्या हो रहा है, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन बना, जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत कौन है, तो इतने भी सूक्ष्म अवलोकन नहीं करना है। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को ही शामिल किया जाएगा जिसकी जानकारी रखने की
सामान्य शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। इसमें जैसे आप देख लीजिए कि जो फिजिक्स या मैथ का प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे जैसे आईआईटी में आते हैं, आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट में, आईआईटी जी में आते हैं। इसी तरह से बायोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो आते हैं नीट के एग्ज़ाम में या कोई मेडिकल एंट्रेंस एम्स के टेस्ट में। तो आपको उतने टफ प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब बेसिक पे क्वेश्चन पे फोकस करना है और उसी से क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए लास्ट ईयर का जो 2 शिफ्टों में हुई थी उसका भी क्वेश्चन देख लीजिए और उससे भी जो पहले हुआ था उसका भी क्वेश्चन देख लीजिए। तो जो सचिवालय सहायक है या बिहार एसएससी में है जो ना, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उसी को ध्यान में रख के पढ़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। इस बार सिलेबस को थोड़ा चेंज किया है, लेकिन जो पहले भी क्वेश्चन है ना वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया है। आपको सिलेबस पर ही ध्यान रख के फोकस करके आपको काम करना है। देखिए इसमें आगे लिखा है कि इसमें बिहार, भारत, इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा पड़ोसी देश है जैसे चीन है, जापान है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, सार्क के कंट्री हैं, इसके अलावा और दूसरे पड़ोसी देश हैं, तो उससे संबंधित उसमें कोई घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही है। जैसे श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है तो उसमें कौन कौन सी इंसिडेंट हुआ, कोई विशेष घटना हुई तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से जापान में जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री क्या नाम था, आबोजी शिंजो आबोजी की हत्या हो गई तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो हमारा निकटतम पड़ोसी देश है तो उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो महत्वपूर्ण है तो उससे प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको ख्याल रखना है, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस में आगे लिखा है समसामयिक विषय के बारे में लिखा है, ठीक है। उसमें लिखा है वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति में क्या? वैज्ञानिक प्रगति ऐसी प्रगति जो हमारे जीवन को अफेक्ट करती है, जो मुद्दा ज्वलंत है, जैसे कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम 67 पीटी का कैंसिल हुआ था या सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन आए थे सीरम इंस्टीट्यूट को लेकर के। तो ऐसे क्वेश्चन जो कोरोना अभी भी ज्वलंत मुद्दा है, तो ऐसा मुद्दा जो हॉट टॉपिक बना हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो उससे क्वेश्चन उसमें कोई डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कोई भारत ने मिसाइल डेवलप किया, कोई एयरक्राफ्ट डेवलप किया या कोई कैंसर की दवा बनाई, इसमें कुछ ऐसा यूनिक सा होता है जो हमारे दैनिक जीवन पे, हमारे लाइफ में अफेक्ट करने वाला है, तो उससे प्रश्न इसमें आने की संभावना बनी रहती है। इसमें भी आलतू फालतू चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो टेक्नोलॉजी और साइंस से संबंधित प्रश्न जो लेटेस्ट है तो उससे ही आप उसकी पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आगे के टॉपिक में क्या लिखा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि आप देखिए कि अगर अवार्ड देखें तो विश्व में सैकड़ों अवार्ड है, लेकिन हमें इसमें सेलेक्टिव अवार्ड को ही पढ़ना है। कुछ सेलेक्टिव अवार्ड वर्ल्ड में होते हैं जो पिछले 1 साल में दिया गया, जैसे नोबेल पुरस्कार है, ऑस्कर अवार्ड है या रमन मैग्सेसे अवार्ड है, या कोई इंडियन व्यक्ति को कोई बड़ा अवार्ड मिला तो उससे प्रश्न आते हैं। तो ये 1 साल के अंदर देखिए जो बड़े अवार्ड है ना, जो इंटरनेशनल लेवल के, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो पता लग जाएगा। तो सिर्फ उसी अवार्ड को पढ़ना है, आलतू फालतू हमें तो सैकड़ों अवार्ड है, अवार्ड में उलझ के रह जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा पढ़ने की उसमें भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अभी बुकर प्राइज़ जो मिला गीतांजलि श्री मैडम को टॉम ऑफ सैंड के लिए, तो इससे प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। इंडिया में भी बहुत सारे अवार्ड हैं, जैसे आर्मी से रिलेटेड अवार्ड है, या कोई परमवीर चक्र, महावीर चक्र किसी को मिला, या पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो ऐसे अवार्ड से जो किसी बिहारी को मिल गया इंडिया में, तो ऐसे अवार्ड से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो आप उसको सिलेक्टिव अवार्ड को भी पढ़िए जो किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मिला हो, बिहार के व्यक्ति हो या कोई इंडिया का व्यक्ति हो जिसको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला हो, तो उससे प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा और अवार्ड पढ़ते रह जाएंगे, याद करते रह जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे तो याद ही नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए टाइम एनर्जी को बचाएं आप और सिलेक्टिव अवार्ड को ही पढ़ें। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि इसमें आगे लिखा है भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं से क्या प्रश्न आ सकता है? देखिए भारतीय भाषाएं में जो प्रश्न है, भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जो भाषा भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है उससे संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी भाषा, ऑप्शन दे देंगे कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है कि डोगरी भाषा है, कहाँ बोली जाती है, भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये सब प्रश्न आते हैं, तो इस तरह से ही पढ़ना है, बहुत इसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं। आगे लिखा है पुस्तक। तो पुस्तक के बारे में समसामयिक विषय के जो चर्चित पुस्तकें हैं और किसी पुस्तक को अवार्ड मिला है, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, कोई फेमस इंडियन हस्ती है या कोई फेमस अंतर्राष्ट्रीय हस्ती है, उसने कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी है या कोई बुक ऐसी चर्चा में रही है, तो उससे प्रश्न जरूर आएंगे। जैसे ये जो बुकर अवार्ड मिला था ये गीता श्री को, तो वो क्वेश्चन भी आने की संभावना फिर से है। तो इसी तरह से जो कोई भी ऐसे प्रश्न आएंगे
तो पुस्तक जिसको चर्चा में रहती है ना, सिर्फ उसी से आएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे क्या लिखा है, पुस्तक, जो पुस्तक चर्चा में है तो उससे प्रश्न आते हैं। जैसे किसी की बायोग्राफी है, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, किसी फेमस हस्ती ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं। या जो भी कोई पुस्तक है उसको कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो गीतांजलि श्री मैडम है उनको एक पुस्तक के लिए बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बुक का क्या नाम है, टॉम ऑफ सैंड है। तो इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि मतलब जो बुक चर्चा में रहती है ना, तो उसके ही पढ़ने हैं। और कुछ ऐसे भी स्टैटिक जीके आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे बुक अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे हैं, कोई फेमस बुक है पुराने भी, तो उससे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो आप इसका संकलन आपको किसी जीके में मिल जाएगा, तो आपको उसका ख्याल रखना है। उसको भी थोड़ा, जो फेमस बुक है जो स्टैटिक जीके बन चुका है, उसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। इसी तरह से आगे देखिए, लिपि से तो कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। राजधानी में भी जो राजधानी चर्चा में रहा, श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है। आप पूछिएगा भाई श्रीलंका की राजधानी कौन है, तो सबको पता है, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी पूछ सकता है, ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो चर्चा में है। राजधानी जो हमारे पड़ोसी देश है या कुछ बड़े कंट्री है ना, उसका याद रखना चाहिए, और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या जो चर्चा में है। लिखा है पुस्तक, तो करंट अफेयर में वही पुस्तकें आएगी जो चर्चा में है। खास करके जो कोई फेमस हस्ती ने कोई अपनी बायोग्राफी लिखा हो, या ऑटोबायोग्राफी है उसकी, तो या किसी इंडियन फेमस हस्ती को कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जैसे ये गीताश्री मैडम को, जो गीतांजलि श्री मैडम को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उसमें पुस्तक कौन सी थी, तो उससे प्रश्न आ सकते हैं। या कुछ स्टैटिक जीके बन जाते हैं, जो पुराने कोई बुक जो फेमस हो जाती है, जैसे APJ अब्दुल कलाम की बहुत सारी फेमस पुस्तकें हैं, तो इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आप जीके की कोई बुक ले लीजिए, उसमें मतलब महत्वपूर्ण पुस्तकें जो पुरानी वाली है, उतनी भी पुरानी नहीं, दादा भाई नौरोजी टाइप की जो पुरानी क्वेश्चन है वो सब नहीं आएगी। अनहैप्पी इंडिया वो हिस्ट्री में आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो रिलेवेंट है, जो क्वेश्चन रिपीट करते रहे हैं, तो उसको ही पढ़ने की ज़रूरत है, और पुस्तकों में इससे ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं। आगे क्या लिखा है कि राजधानी, तो राजधानी में भी सेम सिचुएशन है। राजधानी में क्या है कि हमारे जो पड़ोसी देश है, आसपास के जो हमारा पड़ोसी देश है, जैसे श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है अभी, तो उसकी राजधानी कौन है, कहाँ है, तो इससे प्रश्न आ सकते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा कि जो राजधानी जो चर्चा में रहता है, जैसे यूक्रेन का है, रसिया का है, तो उससे प्रश्न आ सकते हैं। तो राजधानी भी आपको सिर्फ वही रखना है ध्यान कि अपने जो पड़ोसी देशों की राजधानी को याद रखना है, और अंतर्राष्ट्रीय देश जो भी है जो चर्चा में है उसकी राजधानी को याद रखना है। इससे प्रश्न नहीं आएंगे। आगे हम देखते हैं, इसी तरह से मुद्रा की बात करते हैं। मुद्रा में भी सेम सिचुएशन है। मुद्रा में भी हम अपने पड़ोसी देश की मुद्रा को याद रखना है, और जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, जैसे अमेरिका है, और ये ब्रिटेन है, और भी फ्रांस है, तो जो बड़े बड़े देश हैं जिसकी मुद्रा काफ़ी बड़ी मानी जाती है, तो उसके देश की मुद्रा को थोड़ा सा आपको याद रखना है। कि क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर हमने देखा था कि दोनों पालियों में मुद्रा से जो था क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपको मुद्रा को तो याद रखना ही रखना है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी में क्या, देखिए खेल खिलाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं। विश्व में वैसे तो सैकड़ों खेल होते हैं, और उससे संबंधित हज़ारों प्रतियोगिता होती है, लेकिन हम इतने सारे खेलों के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा साथ ही खेला हो जाएगा। इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो खेल होता है उसको ही पढ़ना चाहिए। जैसे ओलंपिक हुआ, वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, क्रिकेट की कोई सीरीज़ हुई, एशियन गेम हुआ, लॉन टेनिस के जो 4 इवेंट होते हैं, विंबलडन, US, फ्रेंच ओपन और US, तो उसके बारे में पढ़ना है। और क्रिकेट में भी जो IPL है उसमें किसको बेस्ट बॉलर मिला, पर्पल कप किसको मिला, मैन ऑफ द मैच किसको मिला। सीरीज़ में भी आप, क्रिकेट तो हमारा पता ही है राष्ट्रीय गेम की तरह है, तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना किसी भी खेल में, तो उससे प्रश्न आ सकते हैं। जैसे भारत के किसी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, किसी ने वर्ल्ड कप मुक्केबाजी जीत लिया, किसी ने कोई इंटरनेशनल लेवल का बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया, तो ऐसे प्रश्न को आने की संभावना रहती है। तो आप उसमें भी सिलेक्टिव क्वेश्चन को ही पढ़ें। ऐसे नहीं कि नाइजीरिया ओपन टेनिस किसने जीता, ये सभी पढ़ने लगेगा, नहीं तो सचमुच में खेला हो जाएगा आपके साथ। तो आप उस पर आप ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है कि महत्वपूर्ण घटनाएँ। तो देखिए हमारे आसपास बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती रहती है, तो हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक आर्थिक घटनाएं। तो आप अगर मंथली पढ़ते हैं तो कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, स्पीडी ले लीजिए, या CSR ले लीजिए, उसको आप फॉलो करना है। कई लोग डेली पढ़ते हैं, तो चलो ठीक है, डेली पढ़ना अच्छी बात है, याद रहता है। लेकिन जो डेली नहीं पढ़ते हैं तो एक मंथली मैगजीन की आदत रखनी चाहिए। और उसमें क्योंकि उसमें क्या होता है, वो सारे संकलन मिल जाते हैं।
तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसको आप पढ़ लीजिए महीने के अंत में जाके। और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट मंथ से पहले वाला ही आता है, तो ज़्यादा लेटेस्ट नहीं आता है कि आप 15 अगस्त को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 10 अगस्त का क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैगज़ीन सफिशिएंट है, तो आप एक मैगज़ीन को स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लें और उसको पढ़ें। अलग अलग मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, एक को बेस बना लीजिए, बाकी वन लाइनर है, प्रैक्टिस है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें महत्वपूर्ण घटनाएँ सारी कवर हो जाएगी, चाहे आर्थिक हो या राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसमें भी जो घटनाएँ सब हैं, तो उसमें जो पड़ोसी देशों में घटती हैं उससे प्रश्न आ सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। इसी तरह से आपको एक डेली न्यूज़पेपर का भी आदत रखनी है। कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जैसे कि क्वेश्चन आए थे कि बिहार में विपक्षी दल का नेता कौन-सा है? सीडीपीओ में शायद आए थे। यह पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आरजेडी किसका समर्थन कर रही है? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं ना जो रेगुलर मैगज़ीन बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर की आदत अच्छी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, थोड़ा सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी, और कोई आगे कोई बीपीएससी वगैरह का मेंस देने वाले हैं तो उसमें भी काम आएगा। तो डेली न्यूज़पेपर आधे घंटे पढ़ने की आदत आप ज़रूर रखिए। आगे क्या लिखा है सिलेबस में? सिलेबस में लिखा है पड़ोसी देश का इतिहास। आप बोलिएगा कि भाई मैं अपना इतिहास, अपने देश का, अपने राज्य का इतिहास नहीं पढ़ पाता हूँ, पड़ोसी देशों का इतिहास कहाँ से पढ़ूँगा? आप ये मत पढ़ने लगिए कि नेपाल नरेश का क्या इतिहास है, भूटान नरेश का क्या इतिहास है, जापान के बारे का हिस्ट्री क्या है, चाइना की हिस्ट्री क्या है, मालदीव की हिस्ट्री क्या है। तो इतनी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना है जिससे भारत का संबंध रहा हो, तो सिर्फ उसको पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है, इसकी मटेरियल भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो आगे क्या है, सेकेंड टॉपिक में देखते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास तो सबको भी पता है कि भारत का इतिहास 3 भाग में है, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे आते हैं? मॉडर्न इंडिया से। तो आपको उस पे ज़्यादा फोकस करना है। आगे दिया हुआ है भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति के बारे में क्या? भारत में तो बहुत सारी संस्कृति है, रिच कल्चर है, तो उससे जो भारत में महत्वपूर्ण डांस है उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई मंदिर है कहीं, कोई फेमस मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तिरुपति बालाजी का मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई डांस जो फेमस है, कथकली हुआ, छाऊ नृत्य हुआ, कहाँ का है, तो उससे प्रश्न आते हैं। कोई फेमस हस्ती है, बिरजू महाराज कौन थे, पंडित रविशंकर कौन है, बिस्मिल्लाह खान कौन थे, या वर्तमान के कोई जो फेमस संगीतज्ञ है, या कोई संस्कृति से रिलेटेड है, कोई डांसर है, या किसी को अवार्ड मिला हो, तो उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप सिर्फ इन्हीं को आप ध्यान में रखिएगा, इसमें भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिलेक्टिव स्टडी करना है। इसी तरह भूगोल के बारे में, भूगोल के बारे में है भारत का भूगोल, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य। तो इसमें जो प्रश्न लास्ट ईयर का देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन ना बिहार और भारत के भूगोल से ही आते हैं, विश्व भूगोल से क्वेश्चन नहीं आते। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी उसी तरह के प्रश्न आएंगे। इसमें जो भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस बार भी मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। तो भारत के बेसिक भूगोल की जानकारी आपको रखना है, ठीक है। तो अपना कोई भी जो फेवरेट बुक है उसको पढ़ लीजिए, उसमें भूगोल, जो भारत का भूगोल है सिलेक्टिव है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा। इसी तरह से आगे क्या लिखा है, आर्थिक परिदृश्य, ये भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इकोनॉमी से भी प्रश्न आए थे, वो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन आता है, तो आप उसको भी, इकोनॉमिक वाला पार्ट होता है जो आपके जीके के बुक में है, तो उसको पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी सफिशिएंट होगा। और इसी तरह से आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है कि इसमें फिर से लिखा है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन मतलब 1857 से लेकर 1947 का इतिहास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी इस लेवल का एग्जाम हो, तो उसमें इसमें प्रश्न भर भर के भरे रहते हैं। मतलब 50-60% प्रश्न जो हिस्ट्री के है, 70% तक इसी मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। तो आपको इसमें कुछ ख्याल खास रखना है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिहार के एग्ज़ाम के लिए इसमें बहुत सारी जो बिहार में घटनाएं घटी हैं, टॉपिक था भारत का इतिहास, एक अलग से टॉपिक दिया है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में जो स्टेट लेवल का हो या यूपीएससी का हो, तो उसमें क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में आपको 1857 से लेकर के 1947 के बीच जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जो व्यक्ति चर्चित रहे हैं, गांधी के बारे में, अधिवेशन के बारे में, तो उससे जो बेसिक क्वेश्चन है आपको याद रखना है। और ये भी आपकी बेसिक बुक, जो कोई भी जीके का बुक है उसमें मिल जाएगी। तो सिर्फ उसी बेसिक क्वेश्चन ही इसमें आता है, कोई ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जाने की। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो आगे का जो टॉपिक है वह है क्या, भारतीय
कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें भी थोड़े से ही क्वेश्चन आते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों में जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें क्या है कि इससे संबंधित जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, कोई मिनरल्स है वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किसका उत्पादन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी क्वेश्चन बिहार में सोने की खान जो गोल्ड माइंस पाया गया है, तो इस पे प्रश्न आ सकते हैं। इससे पहले सोने की खान सबसे बड़ा कहाँ होता था, कोलार में, कर्नाटका में, जिस पर 2 मूवी आ चुकी है, KGF 1 एंड KGF 2। तो माइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, या कृषि के बारे में आएंगे, जैसे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इस मतलब और कुछ ज़्यादा इसमें आने की संभावना नहीं है। आगे क्या है, तो आगे हम देखते हैं कि आगे है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो इसमें क्या है कि जो पॉलिटी से प्रश्न इसमें आएंगे। इसमें भी जो हमने देखा है कि 2-3 प्रश्न ही आए हैं पॉलिटी से, ज़्यादा प्रश्न आए नहीं हैं। लेकिन आपको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पॉलिटी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस है ना, तो उससे प्रश्न इसमें आने की संभावना है। तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें क्या है कि क्वेश्चन जो आएंगे ना, उसमें बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान का विकास, महत्वपूर्ण आर्टिकल, संविधान संशोधन जो लेटेस्ट वाले हुए हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल का अधिकार, उसका वेतन, चुनाव क्या प्रक्रिया है, तो उससे रिलेटेड ही अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति का होने वाला है, तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न आने की बिल्कुल ही संभावना बनी हुई है। तो इसको आप थोड़ा देखिए। जो टॉपिक है क्या है, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास। तो इसमें प्रश्न जो आ सकते हैं ना, इसमें पंचायती राज का प्रणाली का विकास कैसे हुआ, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, पंचायतों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ग्रामीण भारत के विकास के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं चल रही है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी एक नया जो मिनिस्ट्री है ऐड हुआ है, सहकारिता मंत्रालय, तो उसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सहकारिता मंत्री कौन है या उसके काम क्या है, तो आप इसको भी ध्यान में रखना है। और जो ग्रामीण भारत के लिए जो योजनाएं चल रही है, बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार चला रही है, राज्य सरकार चला रही है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, उसको थोड़ा याद करके रखना है। तो इससे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना नहीं है। तो आगे हम देखते हैं क्या है कि पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन। पहले पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई, किस पंचवर्षीय योजना में किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया, कौन कौन सी योजना में कृषि पे फोकस किया गया था, किस योजना में उद्योग पे फोकस किया गया था, और इसमें कौन से मॉडल को अडॉप्ट किया गया था, तो उससे प्रश्न आ सकते हैं उसमें। और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जो योजना आयोग को बंद कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया, उसके वर्तमान में उसके चेयरपर्सन कौन है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इसका काम क्या है, कोई महत्वपूर्ण काम अभी किया है, तो उससे संबंधित इसमें प्रश्न बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो आपको उसको ध्यान में रख के चलना है। और जो लास्ट टॉपिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। देखिए, हिस्ट्री को बार बार दिया गया है, एक बार हिस्ट्री दिया है, एक बार स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहा है, और एक बार राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान की बात कर रहा है। तो देखिए, बिहार से एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार में एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार का एग्ज़ाम है, तो बिहार से संबंधित प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो आंदोलन के जो चर्चित स्थान रहे या कोई चर्चित व्यक्ति रहे, तो उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन ईस्वी जिसमें कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, तो उससे प्रश्न आने की संभावना रहती है। जैसे वीर कुंवर सिंह, चंपारण आंदोलन, राजकुमार शुक्ला, शहीद खुदीराम बोस, ये पेट प्रश्न है, इससे प्रश्न बार बार आते रहते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान के बारे में, कोई भी आपको बेसिक बुक में मिल जाएगी, तो उसको आपको पढ़ना है उसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें आगे दिया है सामान्य विज्ञान एवं गणित। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैट्रिक स्तर में क्या सामान्य विज्ञान में दिया है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल। भूगोल पता नहीं क्यों दिया हुआ है, मेरे ख्याल से इसे ईवीएस से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो एनसीईआरटी में ईवीएस की बुक होती है, उसको साइंस बाद में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका मतलब है कि ईवीएस से क्वेश्चन आएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपको पता ही है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो आपको बहुत हाई लेवल पे जाना नहीं है, आईआईटी लेवल पे मैंने पहले बता दिया है, उस लेवल तक आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। एक बेसिक मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन जो आते हैं, जो हमारे जो डेली लाइफ में जो घटित होता है ना, उसी से प्रश्न इसमें आते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए एक बुक आपको पढ़ना है, जो एक कुछ जीके की बुक लिख लीजिए, तो उसमें वो सफिशिएंट मटेरियल होता है, तो उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगा। जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र तीनों कवर हो जाएगा। और भूगोल तो आप ऐसे भी अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन भूगोल यहाँ पे कहने का मतलब ईवीएस का ही है, तो साइंस का ही पार्ट रहेगा, तो आप इससे सारा आपको अच्छी तरह से कवर हो जाएगा।
अब मैथ के सिलेबस को समझने की बारी है। तो मैथ के सिलेबस में देखिए क्या क्या टॉपिक है। इसमें देखिए पहला टॉपिक है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, यानी कि नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि। देखिए मुश्किल से इसमें 12 टॉपिक है और इसमें सारे के सारे प्रश्न अर्थमेटिक से ही आएंगे। नो ज्योमेट्री, नो अलजेब्रा, नो मेंसुरेशन, नथिंग एल्स बट ओनली अर्थमेटिक्स। तो आपको क्या करना है इसके लिए, आप लोगों ने मैट्रिक की परीक्षा में मैथमेटिक्स एग्जाम जरूर पास किया होगा, कम से कम 30% तो जरूर आए होंगे ना। इसका मतलब है कि आप सब लोग मैथ पास कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है कि एक बेसिक बुक लेना है, कोई भी मैथ की अच्छी से एक बुक ले लीजिए और उसमें क्या है, पहले आप कंसेप्ट को थोड़ा समझिए और उसके बाद एग्जाम्पल जो दिए रहते हैं ना उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद एक बार सॉल्व हो जाएगा तो उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं ना उसको बार बार प्रैक्टिस सेट कीजिए। इससे क्या होगी, ऐसा बार बार करने से आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो एग्जाम के सामने बहुत ही बेहतर ढंग से निकल के सामने आएगी और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो मैथ के लिए तो एक ही रूल है, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे आप और स्पीड आपकी बढ़ेगी। अब रीजनिंग के प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, काफ़ी सिलेक्टिव टॉपिक है। तो सिलेक्टिव टॉपिक में क्या क्या है, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इसमें आएंगे। नॉन वर्बल मीन्स फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इस घटक में निम्न में से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय श्रृंखला। मतलब ये जो नंबर सिस्टम है ना, इसमें मिसिंग नंबर पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा लगेगा कि मैथ का क्वेश्चन है लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। और है कूट लेखन एवं कूट संख्या। तो मुश्किल से इसमें भी 15 टॉपिक है। तो इस 15 टॉपिक को आप तैयार कर ले तो आपके लिए रीजनिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। रीजनिंग के लिए क्या है फार्मूला, उसके लिए भी आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेना है। इसमें भी सेम मैथ की तरह पहले थोड़ा कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को एक बार समझ लेने के बाद इसको फिर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग का महत्व काफ़ी ज़्यादा रहता है। 150 क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। तो रीजनिंग को सीरियसली लेना है आपको। रीजनिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। पहले जो समझ में नहीं आती है बुक का हेल्प लेना है। यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे वीडियो मिल जाते हैं तो आप उससे समझ सकते हैं। लेकिन रीजनिंग पे आपको ध्यान रखना है कि 50 के 50 आपको बना के आने हैं। रीजनिंग और मैथ का स्कोर है जिसमें 100% स्कोर किया जा सकता है। बाकी में तो पढ़ना पड़ेगा, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन ये दोनों में और बहुत ही आसान है, बेसिक है, तो आप कर सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग को तो छोड़ना नहीं है, इसमें 100% स्कोर का टारगेट रख के आपको चलना है। ये तो रहा सिलेबस का एनालिसिस, लेकिन इसके साथ साथ मेरा सजेशन ये भी है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी आप एनालाइज करें और उसके सिलेबस के साथ साथ ये मैच करने की कोशिश करें कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और कौन से टॉपिक से आसान प्रश्न आए थे और कौन से टॉपिक से कठिन सवाल थे। सिलेबस के साथ इसका एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा और सफलता की संभावना को बहुत ही बढ़ा देगा। इसलिए सिलेबस के साथ पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, बार बार पढ़ें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।